कोटद्वार से सबसे पहले खबर, जहां पर गुलदार की दहशत बढ़ गई है। लालपुर और पदमपुर इलाके में गुलदार का आतंक है। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। पूरे इलाके में खौफ है। लोगों ने वन विभाग से गुहार लगाई है कि गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। कोटद्वार की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई वीडियोस अब तक गुलदार के सामने आ चुके हैं। पूरे इलाके में गांव वाले दहशत में हैं, क्योंकि गुलदार कभी भी कहीं भी दिख जाता है और शाम होते ही गुलदार की चहलकदमी दिखने लगती है। इस वक्त अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, बीते कई दिनों से लोग दहशत में हैं। गांव वालों का क्या कहना? वन विभाग से गुहार लगाई गई है, कुछ एक्शन अभी तक हुआ है? देखिए, लैंसडाउन वन प्रभाग का जो जंगल है वो लालपुर और पदमपुर इलाके से सटा हुआ है और ऐसे में अब जिस तरीके से जो वीडियो भी सामने आ रही है, कई लोगों ने देखा भी है और कॉलोनियों के अंदर तक भी गुलदार पहुंच रहा है, तो लोगों में दहशत जरूर हो जाती है। क्योंकि लालपुर इलाके में जैसे हल्का सा भी अंधेरा जैसे होता है तो गुलदार है वो कॉलोनी के अंदर तक पहुंच जाता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कॉलेज वाली रोड है, जो डिग्री कॉलेज की रोड है जिसे कहा जाता है, उस रोड पे भी गुलदार हल्के सा अंधेरे में भी देखा जा रहा है। और इसी तरीके से क्योंकि वो लोग शाम के टाइम पे उस लोगों का टहलना उस रोड पे होता है, तो अब लोगों में दहशत इस बात की है कि कहीं टहलते समय गुलदार अटैक ना कर दे, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सने इलाके में हमने पहले भी देखा है कि जो सने इलाका है वहां पर गुलदार की दहशत पहले से रहती थी, लेकिन अब जो लालपुर इलाका है वहां पर भी गुलदार देखा जा रहा है। लोगों में डर है और मांग की जा रही है कि जो फॉरेस्ट जो है वहां पे गश्त करे और किसी तरीके से जो चीजें हैं वो कंट्रोल में आए, ताकि गुलदार जो आबादी वाले पिंजरे विंजरे लगाए गए हैं, कोई कदम उठाया गया है? वन विभाग क्या कह रहा है? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी वन विभाग से मिली है, क्योंकि अभी तक उन्होंने मवेशी, जो गुलदार है वो मवेशियों को अटैक कर रहा है, फिलहाल किसी इंसान पर अटैक नहीं कर रहा है। तो वन विभाग का कहना है कि जब तक कोई इंसान पर अटैक नहीं करता है या कोई ऐसी घटना नहीं आती है, तब तक पिंजरे लगाने जैसे जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती है, क्योंकि अभी मवेशियों को शिकार बना रहा है। लेकिन डर लगातार लोगों में रहता है, क्योंकि जब मवेशियों को शिकार नहीं मिलता है तो जो गुलदार है वो फिर इंसानों पर भी अटैक करता है। तो सेफ्टी पर्पस से जो लोगों की मांग है कि तब एक अलग एक्शन लेते हैं कि उसे मारने तक का भी कदम उठा लिया जाता है। लेकिन क्या गुलदार के आदमखोर होने का इंतजार है? अगर मवेशियों को भी अटैक कर रहा है, लोगों में गुस्सा है, जनजीवन प्रभावित है, लोग दहशत में हैं, तो इसका सॉल्यूशन तो वन विभाग को निकालना ही चाहिए। चाहे गुलदार को पकड़कर दूसरी जगह पर जंगल के किसी और एरिया में छोड़े, ये कदम उठाना जरूरी है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पिछले 1 महीने से परेशानी का सबब बन गया है। क्वारब के पास मलबा गिरा है, भारी दिक्कत हो रही है लोगों को। हाईवे के निर्माण काम को लेकर प्रशासन बीते 1 महीने से रात के वक्त में हाईवे बंद कर देता है, लेकिन 1 महीने बाद भी स्थिति नहीं बदली। प्रशासन के रुख को लेकर कारोबारियों में नाराजगी है। कारोबारियों का कहना है कि रात के वक्त में हाईवे बंद होने की वजह से उनका काम प्रभावित हो रहा है, कारोबार प्रभावित हो रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, क्या स्थिति है? क्यों रात भर हाईवे बंद करना पड़ रहा है? हालांकि दूसरी तरफ दूसरे नजरिए से देखा जाए तो सिक्योरिटी के मद्देनजर कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से जरूरी भी है। बिल्कुल, मेन का पहाड़ की लाइफलाइन है क्वारब, जो हाईवे है जो अल्मोड़ा और पहाड़ को हल्द्वानी को जोड़ता है। लेकिन क्वारब के पास पिछले 1.5 महीने से लगातार मलबा गिर रहा है, जिस कारण से जो है हाईवे को प्रशासन ने रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद किया है। लेकिन होटल व्यवसायी इस बात से नाराज हैं कि उनके पर्यटक जो है अल्मोड़ा की तरफ और बागेश्वर की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, वो वहीं से वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि हाईवे का खतरा बना हुआ है। हाईवे बंद होने से पर्यटक वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से ये मांग है कि अगर हाईवे को 1.5 महीना हो गया तो कोई न कोई सॉल्यूशन उसका निकाला जाए, चाहे सुरक्षा की दीवार बनानी हो, चाहे ऊपर से मलबा जो पहाड़ी से गिर रहा है उसको हटाकर एक बार जो है उसको लगातार किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो व्यवसायियों का साफ तौर पर कहना है कि वो आंदोलन करेंगे, होटलों को बंद तक कर देंगे, क्योंकि उनका व्यवसाय से जुड़ा है। अगर पर्यटक ही पहाड़ में नहीं आएंगे तो उन होटलों को खोल के क्या करेंगे? दूसरी तरफ प्रशासन ने भी इस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ हाईवे को इसलिए बंद किया गया है कि रात को अगर पहाड़ी से लगातार मलबा गिरता है तो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देगा और कोई गाड़ी के ऊपर मलबा गिर सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसको देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे को रात को बंद कर रखा है। और कई बार इस तरह से लगातार पहाड़ी से लगातार वैकल्पिक रास्ते को लेकर कुछ कह पा रहा है? जब तक इस हाईवे पर काम चल रहा है या मलबा गिर रहा है, कोई वैकल्पिक रास्ता मुमकिन है वहां?
बिल्कुल एक रास्ता प्रशासन के द्वारा जो ग्रामीण सड़क है जो हाईवे को काकड़ी घाट में जोड़ती है उसको जो है ठीक कराकर, कम चौड़ी है उसको तत्काल चौड़ी करके, जहां जहां बैंडों पर कम चौड़ी है उसको काट करके अल्टरनेट मार्ग की तैयारी की जा रही है, जिससे अगर हाईवे को बंद किया जाता है लंबे समय से निर्माण कार्य को लेकर पहाड़ी को नीचे गिराया जा सकता है, तो तब तक एक व्यवस्था के तौर पर उसको किया जा रहा है, जिस पर डीएम जो है खुद मॉनिटरिंग कर इस काम को तेजी से करने की तैयारी कर रहे हैं। मेनका ठीक है, धन्यवाद किशन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो स्थानीय लोग परेशान हैं क्योंकि कारोबार प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाना जरूरी है। वैकल्पिक रास्ते पर फिलहाल 1.5 महीने बाद अब विचार किया जा रहा है। इधर पिथौरागढ़ के बेरीनाग में घर में बनी कथित मस्जिद पर बवाल और विरोध बढ़ता जा रहा। कथित मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। शनिवार को राष्ट्रीय सेवा संघ ने प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि वो 2 महीने से मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रदर्शन को देखते हुए जहां प्रशासन ने बेरीनाग में धारा 163 लागू की है, वहीं भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। संघ के कार्यकर्ता प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पुनः इसके लिए किया गया है कि इसको हटाया जाए। जैसा कि आज प्रशासन ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो हमने मांग रखी है कि इसको तुरंत सीज किया जाए और अपने कब्जे में इस प्रॉपर्टी को लें। टिहरी पुलिस ने 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3.5 किलो चरस बरामद की गई। पुलिस ने तस्करों को नरेंद्र नगर से पकड़ा, जो नशे की खेप को हरिद्वार सप्लाई करने जा रहे थे। ये सभी तस्कर हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो उत्तरकाशी से चरस लेकर हरिद्वार जा रहे थे। 5 नशा तस्करों को पकड़ा गया है, जो कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में नशे की सामग्री लेकर जा रहे थे और उनके कब्जे से लगभग 3.5 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। और 5 अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हरिद्वार वन विभाग ने एक बड़े वन तस्कर गिरोह का खुलासा किया। गिरोह में शामिल 4 तस्करों को भी गिरफ्तार करने में वन विभाग की टीम सफल रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले और पिछले 1 महीने से हरिद्वार के जंगलों की कीमती खेर की लकड़ियां काटने का काम कर रहे थे। हरिद्वार वन विभाग की पथरी रेंज से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से खेर की लकड़ियां और 32 नग बरामद किए गए, जिनकी कीमत लाखों में है। 4 लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में से जो 2 अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और 2 हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जो है वो सीज किया गया है। शनिवार को पूरे राज्य में धूमधाम के साथ उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। देहरादून की पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी विभागों को साथ लेकर नीति बनाई जाएगी। वहीं राज्य में आपदा की वजह से सड़कों और पुलों के ध्वस्त होने पर आवाजाही सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज बनाए जाएंगे और इसी के साथ राज्य में महिलाओं के विकास को सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति जल्द ही घोषित की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल हासिल करेंगे, उन्हें तय पुरस्कार राशि के अलावा उतनी ही धनराशि राज्य सरकार की ओर से भी दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस हर साल नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी साल से कर दी गई है। राज्य में युवाओं के विकास के लिए एक युवा नीति भी बनाई जाएगी। कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी।
कल उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी गर्मियों की राजधानी गैरसैंण भी पहुंचे, जहां कार्यकर्ता भी मौजूद थे और कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल हुए। गैरसैंण में सीएम धामी ने भू कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है और ये भी कहा कि भू कानून पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें चर्चा की जा रही है, एक्सपर्ट्स की राय भी ली जा रही है। पलायन आयोग चूंकि काम कर रहा है राज्य के अंदर और सीमांत क्षेत्र से, चूंकि पलायन की जितने भी मुद्दे हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी काम हो, इसलिए उसकी यहाँ पर बैठक भी है। और भू कानून के संबंध में भी जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ रहे हैं, जिनकी अपनी विशिष्टताएं रही हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। उन सबके सुझाव यहाँ से लेकर हम राज्य के अंदर उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड की नीतियां देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। चौबीस साल का सफर तय करने के बाद शनिवार को उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने बाबा केदार के चरणों में बैठकर विश्वास व्यक्त किया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है और उत्तराखंड ने उनके विश्वास को सही साबित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में इस समय विकास का महायज्ञ चल रहा है। पीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि आज उत्तराखंड ऐसे फैसले ले रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश यूसीसी की जरूरत महसूस कर रहा है। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, बद्रीनाथ केदारनाथ के पुनर्निर्माण समेत अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड में केंद्र के 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का अर्थ सही मायनों में उत्तराखंड में नजर आ रहा है। और मोदी जी का पल पल इस राज्य के विकास में वो अपना पूरा समय देते हैं। जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के पास मारी जाती है उनको तत्काल स्वीकृति प्राप्त होती है, धनराशि प्राप्त होती है। और आज जो स्वरूप उत्तराखंड के अंदर जो दिखाई दे रहा है डबल इंजन के रूप में, उस स्वरूप में मोदी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। अब हमें उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने खूब सारा प्यार और अपनत्व दिया है। हम भी इसी भावना के साथ देवभूमि की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने 9 आग्रह किए हैं, जिनमें से पीएम ने 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से किए, तो वहीं 4 आग्रह उत्तराखंड आने वाले सैलानियों से। पीएम ने उत्तराखंड के लोगों से कहा कि स्थानीय बोलियों का संरक्षण करें, अपनी पीढ़ियों को सिखाएं, साथ ही एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। वहीं सैलानियों से कहा कि धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, नियम कायदों और वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां
उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड में तो नौलों धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें, पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। के पुराने घरों, जिन्हें आप तीबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। स्थापना दिवस पर सीडीएस अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवान, न्यूरोसर्जन महेश कुड़ियाल, समाज सेवा के लिए माता मंगला और फिल्म एवं कला क्षेत्र के लिए हेमंत पांडे को उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। मुख्यमंत्री धामी ने शॉल उड़ाकर इन सभी को सम्मानित किया और इन्हें सम्मान पत्र भी दिए। हम सबसे पहले तो उन सब लोगों को प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने राज्य बनाने का सपना के चक्कर में पूरी जान गंवा दी। उनको समर्पित है ये सम्मान। और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद कि हमें भी इस लायक समझा कि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान को पा सकें। तो आज तो खुशी का दिन ये है कि बाहर आपको सम्मान जो मिलता है वो एक अलग होता है, आज आपको आपके घर में आपकी सरकार से सम्मान मिल रहा है, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं खुद बहुत इससे गौरवान्वित हूँ और तमाम सरकार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भी हमारे राज्य के जिस सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और राज्य सरकार ने इसमें मेरा नाम सोचा, ये जनता का प्यार है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहे। पहले तो सभी उत्तराखंड के निवासियों को, भाई बहनों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत मंगलमय हो। आज हमारो राज्य को दिन था और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूरा प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो। सबका घर में माँ भगवती जगदम्बा, भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पौड़ी में राज्य आंदोलनकारियों ने पौड़ी को राज्य आंदोलनकारी नगरी घोषित किए जाने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की अलग मांग भी पौड़ी जिले से ही पहली बार उठी थी और राज्य आंदोलन की चिंगारी भी यहीं से उठी। लेकिन पौड़ी के विकास को लेकर जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं विधायक पौड़ी ने कहा कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पौड़ी को और बेहतर शहर बनाया जाए। पौड़ी का विकास इतने मुख्यमंत्री दिए, इतने विधायक दिए, लेकिन जो हमने चाहा वो कुछ नहीं मिला। और हमारी ये पौड़ी चीचा कांडे चोपड़ा राई, इसको तो आंदोलनकारी नगरी घोषित होना चाहिए। जैसे मेरी बहन गिरा भंडारी ने कहा, यहाँ हमारी बहनें जो मेरे साथ जितनी महिलाएं गिरा भंडारी के साथ, एक भी महिला चिंतित हो रही है। पौड़ी के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में। अभी कुछ समय पहले हमारे आदरणीय सांसद जी के द्वारा यहाँ पर पर्यटकों के को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का निर्माण तय हुआ है और उसका कार्य शुरू भी हो चुका है। और कुछ अभी हाल ही में जो है एनसीसी के लिए यहाँ पर एकेडमी बनने वाली है। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में जोहारी संस्कृति के रंग बिखर रहे हैं। दूर दूर से कार्यक्रम में पहुंच रहे लोग और यहां कलाकारों ने भी समा बांध दिया। सेवा करुणा योगिनी की सेवा करुणा की रक्षा
ये रंग भारत तिब्बत चीन सीमा के हैं। ये रंग देवभूमि की जोहरी संस्कृति के हैं। वो संस्कृति जो सदियों से भारत की आन बान शान की हिमालय के उत्तरी छोर पर गवाह रही है, जिसके रंग इन दिनों कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में हो रहे जोहार महोत्सव में दिखाई दे रहे हैं। और ये 15वां जोहार महोत्सव है। ये हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो बच्चे हमारे आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, गांव में लोगों का पलायन हो गया है, तो हम वो चीज को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि अपने मिट्टी से जुड़े, अपने गांव से जुड़े बच्चे। तो हम अपना खान पान, अपना जो रहन सहन, पहनावा, ये चीज हम यहाँ पे इसके जरिए सिखा रहे हैं। पिछले 15 सालों से लगातार जारी इस जोहार महोत्सव की खासियत ये है कि इसमें इन जनजातियों से जुड़े हुए सभी वो लोग पहुंचते हैं जो देश विदेश में या तो नौकरी के लिए गए हैं या बड़े व्यापार करते हैं। एक तरह से ये महोत्सव हल्द्वानी में मिनी जोहार घाटी सा माहौल तैयार कर देता है। खास बात यह है कि इस महोत्सव से जोहार की युवा पीढ़ी भी बहुत कुछ सीख रही है। युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो आगे जो आने वाली पीढ़ी है इसको ज़रूर से फॉलो करें। हमारे जो पुश्तैनी और पुरखों ने हमें संस्कार दिए हैं, और मेरे ख्याल से जोहार एक ऐसी घाटी है जहाँ के लोग इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने हार्डवर्किंग, इतने ज़्यादा मेहनती लोग हैं, और उनके अंदर प्रेम बहुत है। क्योंकि आप अगर देखते हैं देवता जहाँ रहते हैं वहाँ देवभूमि के गुण आए जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे महोत्सव महज मनोरंजन का जरिया नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच होते हैं। पिछले 25 साल के सफर में उत्तराखंड ने जो भी प्रगति की है, उसमें जोहार के जज्बे का बड़ा हिस्सा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पहाड़ अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ के बेहतरीन स्वाद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का खान पान स्वाद का खजाना तो है ही, इसमें बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता ज्यादा होती है। नैनीताल में हिमालयन फूड फेस्टिवल की ये भीड़ पहाड़ के खाने का स्वाद ले रही है। इस फूड फेस्टिवल में मंडुए की जलेबी भी है तो पहाड़ के बिच्छू घास के कोफ्ते भी। स्वाद का तड़का ऐसा लगा है कि लाल चावल, गहत की दाल के साथ भट्ट की चुड़कानी और रायता पर्चकों को खूब भा रहा है। यहाँ ये पूरा फेस्टिवल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, और जो खाना है वो बिल्कुल ही जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी गांव में आ गए। वही खुशबू, वही मिठास इस खाने में है, और ये सारा एफर्ट बहुत ही अच्छा है। तो हमने हिमालयन ट्राउट यहाँ देखिए बहुत अच्छी बनी हुई है, और जो यहाँ एक मंडुए की जलेबी है, यू शुड ऑल्सो ट्राई, इट्स वेरी गुड। और पहाड़ी थाली हमने खाई है, एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव दिस गुड फूड। पहाड़ के खान पान को प्रमोट करने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें पहाड़ी व्यंजनों को पर्यटकों को परोसा गया और इन व्यंजनों के फायदे भी पर्यटकों को बताए गए। कई पर्यटक तो इन खानों का स्वाद लेकर इनकी रेसिपी तक जानने लगे। जो उत्तराखंड का अपना फूड का कल्चर है, हर साल होटल एसोसिएशन इसको करवाती है। इस बार भी उनके सहयोग से एक फूड कोर्ट यहाँ बनाया गया, जिसमें उत्तराखंड के फूड को प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट के बीच में उसको नई पहचान मिले, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इनफैक्ट हमसे सारे लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका रेस्टोरेंट कहाँ है और ये चीज़ कैसे बन रही है। स्पेशली जो मटन का भुटवा और जो मडवे का हलवा हमने यहाँ पर लोगों को खिलाया, या बड़ील भांग की चटनी के साथ, उसको काफ़ी पसंद है। बहरहाल पहाड़ी खाने स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। यहाँ की दालों से लेकर पहाड़ उत्पादों में कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, और अगर ऐसे ही प्रमोशन होता रहा तो पहाड़ का स्वाद दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।